हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं रेलवे की तरफ से पैरामेडिकल के लिए एक नया अपडेट आया है। मैं आपको बता दूं दोस्त कि रेलवे की तरफ से इस तरह की अपडेट बहुत दिनों के बाद आई है। आपको पता ही है कि रेलवे ने जो इस साल एएलपी टेक्नीशियन और आरआरबी जेई का जो पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है वो काफ़ी लंबे समय के बाद निकाली है। और आरआरबी जो है कंटिन्यू वैकेंसी नहीं निकालती है, मतलब कि आज इस साल निकाली है उसके बाद 2-3 साल के बाद ही वैकेंसी निकालती है। तो लेकिन फिर भी इंजीनियरिंग के लिए बहुत तरह की वैकेंसी आती रहती है। गवर्नमेंट सेक्टर में पीएसयूज़ की तरफ वैकेंसी आती है, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में वैकेंसी आती है। कहीं न कहीं बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती रहती है। हालाँकि नंबर ऑफ सीट कम ही होता है, लेकिन ब अपॉर्च्युनिटी हमेशा इंजीनियर्स के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में आता रहता है। लेकिन दोस्तों, ये मेडिकल की एरिया में बात करें तो मेडिकल के एरिया में गवर्नमेंट सेक्टर में कम ही वैकेंसी रिलीज़ होता है। तो आपको पता है कि हर साल बहुत सारे डॉक्टर्स बनते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, लेकिन वैकेंसी अक्सर नहीं आती। तो ये जो आरआरबी की वैकेंसी आई है अभी, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि ये लंबे समय के बाद आई है, और फिर इस बार अगर आपने क्रैक नहीं किया एग्ज़ाम, तो आने वाले टाइम में ये वैकेंसी कब फिर से आएगी कोई पता नहीं है। तो पूरी डिटेल से हम बात करेंगे दोस्तों कि इस वीडियो में हम बात करें, क्या बात करने वाले हैं कि इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होने वाला है। इसका पूरा पूरे डिटेल से बात करने वाले हैं कि जो पैरामेडिकल का वैकेंसी आरआरबी के द्वारा निकली है, तो कौन से एरिया में कितना सीट है, इसके क्या क्राइटेरिया हैं, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और पैरामेडिकल में बहुत डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर होते हैं। तो कौन से सेक्टर में कितने नंबर ऑफ सीट रिलीज किया गया है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसका लास्ट डेट एंड स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म भरने का शुरू का डेट कब हुआ है, और उसके बाद इसका लास्ट डेट, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है। और उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी, अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो कहीं न कहीं आपको एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। अगर एप्लीकेशन फ़ी नहीं देते हो तो बेसिकली आपका फॉर्म फिलिंग जो है अमान्य माना जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम का मेथड क्या होने वाला है, एक एग्ज़ाम होने वाला है या दो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी सीबीटी होने वाला है या तो रिटन होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। उसके बाद इसका सिलेबस क्या है? अगर आप डिफरेंट डिफरेंट जैसे कि डिसिप्लिन से अप्लाई करते हो, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे सारी चीज़ें अभी यहाँ पे शो करेंगे आपके लिए कि कौन-कौन से सेक्टर में, कौन-कौन से ब्रांच में, कौन-कौन से डिसिप्लिन के लिए कितने सीट हैं, आपके पास क्या क्राइटेरिया और आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, आप क्या फॉर्म फिल कर सकते हो है या नहीं कर सकते हो, सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो बेसिकली आप यहाँ पे हमारे वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहें। तो यहाँ पे जैसे कि हम अगर इस फॉर्म को ओपन करेंगे ना, तो सबसे पहले इस ये जो इमेज आएगा, जो हमारे आने वाले टाइम में एक अलग ही रेवोल्यूशन लाने वाली है, ठीक है? और उसी एरिया में, क्योंकि आपको पता है कि मेडिकल के क्षेत्र में ही बहुत सारे रेलवे के क्षेत्र में बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं जो रेलवे से रिलेटेड बहुत सारे एम्प्लॉय की ट्रीटमेंट करते हैं, उनका फैमिली को ट्रीटमेंट करता है। क्योंकि आप अगर रेलवे में ज्वाइन करते हो ना, तो कहीं न कहीं आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड होता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो जिसमें आप बाहर के प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बजाय आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएँगे तो आपके लिए विशेष सुविधा होगी। और बहुत जगह होता है कि स्टेशन पे भी बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं कि सडन किसी को कुछ तरह का प्रॉब्लम आए, किसी को इलनेस आए या कोई हज़ार्ड हो जाए, तो उस समय सडन अब ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल हो। तो बेसिकली इन तरह के डॉक्टर्स की वहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है, तो बेसिकली आप उसके लिए जॉइन कर सकते हैं। ये वैकेंसी भी उसी तरह की अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करवाती है। तो अगर हम वैकेंसी की बात करें तो इसका यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस कैटेगरी ऑफ पैरामेडिकल। तो पैरामेडिकल के अंदर बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, उसके अंदर ही वैकेंसी रिलीज हुई है, नंबर ऑफ सीट यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है। जैसे कि ओपनिंग डेट की बात करें तो 17/8/2024 को, मतलब कि 17 अगस्त 2024 को ये एग्जाम रिलीज हुई थी। और 16/9/2024, 16 सितंबर 2024 को इसका लास्ट डेट है। तो बेसिकली अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हो तो इसी जो अभी आपके पास नोटिफिकेशन आया है, तो अभी आप फॉर्म फिल कर दो अगर आपका क्राइटेरिया, आपका एलिजिबिलिटी मैच करती हो तो। अगर नहीं मैच कर रही है तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट के लिए अपना नेक्स्ट वैकेंसी की वेट करेंगे।
लेकिन अगर आपका क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी आपका मैच कर रहा है इसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप अप्लाई कर सकते हो, है ना? जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए दिया हुआ है। हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट भी एक इम्पोर्टेंट सेक्टर होता है पैरामेडिकल में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हो तो बेसिकली ग्रेड 2 के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और बेसिकली यहाँ पे आपको जो है छठा वेतन का छठवां वेतन के अकॉर्डिंग जो है आपका सैलरी मिलेगा। और सैलरी का बेसिक इनिशियल पे जो है, बेसिक पेमेंट जो है 35,400 रुपया है। 35,400 रुपया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे टोटल नंबर ऑफ सीट जो है 20 है। अगर यहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए है, जो उसके लिए भी 713 नंबर ऑफ सीट है। और जो लॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपी के लिए है 4 सीट है। उसके बाद अगर बात कर ले साइकोलॉजिस्ट के लिए यहाँ 7 सीट है। फिर बाद डेंटल के लिए यहाँ पे 3 सीट्स हैं। फिर डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे 20 सीट है। तो आप देख सकते हो कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन में अगर कोई से भी आपने पैरामेडिकल करा हो किसी से ब्रांच से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यदि यहाँ पे शो कर रहा है तो देखो, अगर आपने 12th भी करा हो ना, अगर आपने 12th भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से करा हो, तो आपके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। हालांकि आपको थोड़ा पेमेंट कम दिया जाएगा, जैसे कि इनिशियल पेमेंट 25,000 है। और अगर आप डॉक्टर किए हो, 4 साल का कोर्स किए हो, तो बेसिकली आपका जो है 35,000 बेसिक पे है। ये बेसिक पे बता रहा हूँ दोस्त, ये नहीं कि आप मतलब कि सब मिला के, ये बेसिक पे जो है 35,000 है। तो कहीं ना कहीं प्लस में अलाउंस ऐड होंगे, ठीक है, अलाउंस ऐड होंगे तो कहीं ना कहीं 60 से ऊपर ही सैलरी आपकी जाएगी। ठीक है, 60 के से ऊपर ही आपकी सैलरी जाएगी। तो आप ऐसा मत सोचो कि 35,000 ही हमारी सैलरी होगी, बहुत ज़्यादा सैलरी जाएगी। और ये भी जब ज्वाइन करोगे तभी आपको मिलने लगेगा। उसके बाद अगर आप एक्सपीरियंस हो जाते हो तो बेसिकली और मतलब कि और ज़्यादा आपको पेमेंट मिलने लगता है। तो हम बात करेंगे कि 12th से हो अगर आप, तो 12th से भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपके लिए स्पेशल यहाँ पे दिया गया कि कौन से में आप अप्लाई कर सकते हो, यदि आपने 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से करा हो तो। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे यहाँ दिया हुआ है, अगर आप एग्जाम देते हो ना, तो एग्जाम देते हो तो यहाँ पे एक नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग मतलब कि 1/3। तो नेगेटिव मार्किंग क्या होता है कि जब आप कोई क्वेश्चन को गलत आंसर देते हो, तो आपके सही आंसर में से 1/3 मार्क्स काट लिया जाता है। ये चीज़ है, ठीक है। देखो यहाँ पे सीबीटी एग्जाम होगा। सीबीटी के मैं आपको रूल्स बता देता हूँ एग्जाम होने का क्या है। तो पहले सीबीटी होगा, ठीक है। अगर आपने सीबीटी क्वालिफाई कर लिया तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, अच्छा, तो मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में हो गया तो मेरिट लिस्ट जारी होगा। मेरिट लिस्ट जारी होगा, अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया तो मतलब आप सिलेक्ट हो गया। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के हम यहाँ पे आगे चल के बात कर लेते हैं कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, अगर आप ये चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि अगर आप एग्ज़ाम देना जाना चाह रहे हो, तो बेसिकली अगर आप जैसे कि पास होता है ना, 10 में पास मिलता है, तो यहाँ पे पास प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो अगर आप एग्ज़ाम देने जाना चाह रहे हो, और बेसिकली आप चाह रहे हो कि हमें पास मिल जाए, कोई सुविधा मिल जाए जिससे हम ट्रेन में ट्रैवल करके दूसरे स्टेट में जाएँ और एग्ज़ाम दे आएँ। तो आपके लिए जो है यहाँ पे फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें जैसे कि रेलवे पास प्रोवाइड करवाया जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास एडमिसेबल टू SC/ST कैंडिडेट on request will be provided with their e-call letter for various stage of selection CBT DV मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये उनके लिए है जो SC और SC/ST से बिलोंग करते हैं। तो SC/ST के कैटेगरी के बच्चे को जो है यहाँ पे रेलवे की तरफ से स्लीपर बोगी में, स्लीपर जो होता है ना, कि आपके लिए एक स्पेशल सीट प्रोवाइड करवाया जाता है जिससे आप सो सकते हो, है ना, जिसपे आप सो के जा सकते हो। वो पूरी सीट आपके लिए अवेलेबल करवाया जाएगा। तो आपको यहाँ पे पास प्रोवाइड करवाया जाएगा। जब आप फॉर्म फिल करते हो ना, तो फॉर्म फिल करने के वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप इसके लिए पास लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। तो आप अगर यस में टैप करोगे ना, तो वहाँ पे आपके लिए पास कंडक्ट दिया जाता है। अगर आप वहाँ पे नो करोगे तो बेसिकली आपको नो पास नहीं मिलेगा। हम आगे कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट कर रखा है, क्या क्या चीज़ बताना है आपको, क्या क्या चीज़ नहीं बताना है। तो देखो यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें, इंपॉर्टेंट है। तो लिखा हुआ है फॉर ऑल कैंडिडेट आउट ऑफ दिस फी रेस
100 rupees 500 an amount of 400 shall be refunded ड्यूली डेडिकेशन बैंक चार्ज। तो बेसिकली आपको जो है जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो ना तो आपको जनरली 500 रुपया पेमेंट करना पड़ता है। अगर आप 500 रुपया पेमेंट नहीं कर रहे हो तो आपका एप्लीकेशन रद्द माना जाएगा। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है कि यदि आप SC ST से बिलोंग करते हो या तो एक सर्विसमैन फैमिली से बिलोंग करते हो, मतलब कि आपके परिवार में कोई पहले थे जो इस सर्विस में रह चुके हैं, ठीक है, उसके बाद या तो आप विकलांग है या तो आप फीमेल है या तो आप ट्रांसजेंडर है। तो इन सारे कैटेगरी में अगर आप आ रहे हो तो आपको जो है आपको केवल केवल 250 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा एप्लीकेशन फ़ी के तौर पे। उससे ज़्यादा उसकी ज़्यादा पेमेंट आपके करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे साफ शब्दों में कहा कर दिया गया है। अब देखो अगर आप पेमेंट करना चाह रहे हो ना तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ सारी चीज़ें जितने भी नेटवर्किंग इंटरनेट बैंकिंग वाले जितने भी चीज़ें हैं आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। या तो अपने फ़ोन से भी बारकोड के स्कैन करके अप्लाई कर सकते हो, या तो यूपीआई या तो डेबिट क्रेडिट कार्ड जैसे भी अप्लाई करना चाह रहे हो तो बेसिकली वहाँ पे फॉर्म एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हो, है ना। अब देखो आगे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैंने हाईलाइट कर रखा कि क्या क्या चीज़ें आपको बताना है, क्या क्या चीज़ें आपको बताना नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कि कैसा सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन का मेथड क्या है, वो दिया हुआ है। तो यहाँ दिया हुआ है जैसे कि अ, जैसे आप फॉर्म फिल करते हो ना तो उसके बाद देयर शैल बी CBT फॉर ऑल नोटिफाइड categories followed by documents verification. However, RRB reserve the right of conduct or additional CBTs considered necessary for all for a limited number of candidates as may deemed fit by RRBs। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप फॉर्म फिल कर दिए हो, पैसा पेमेंट कर दिए हो, आपके पास PDF आ गया है, तो उसके बाद आपको CBT टेस्ट देना पड़ेगा। CBT होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर में अभी क्वेश्चन आएंगे और वहाँ पे आपको जो है एग्जाम देना पड़ेगा। बेसिकली ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ना वो भी एक पर्टिकुलरली सेंटर में जाकर देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप अपने घर में लैपटॉप खोल दिए और फिर एग्जाम दे दिया, ऐसा नहीं है। आपको पर्टिकुलरली डिजिटल जोन में जाना पड़ता है। वो डिसाइड करते हैं, आप जब फॉर्म भरते हो ना तो वो एग्ज़ाम लेने वाले लोग ही डिसाइड करते हैं कि आपको कहाँ जाना चाहिए। बेसिकली वो आपका सिटी चुनने का आपका चॉइस होता है। आप जिस सिटी में चुनते हो उसी सिटी में अराउंड जहाँ पे डिजिटल जोन होता है उस वहीं पे आपको सीट अवेलेबल कराता है एग्जाम के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ गया है, देखो ध्यान से, द डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ CBT ऑनलाइन एग्जाम विल बी फिक्स्ड आरबी विल ऑन in intimated to the eligibility candidate in due to course request of student examination change। मतलब कि इन लोग का राइट्स है कि वो अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे आपको देना चाहे दे सकता है, या तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है आप वो दूसरे सिटी में भी भेज सकता है। ये चीज़ें यहाँ पे। अब एग्जाम का जो CPT टेस्ट होगा तो उसका ये देखो कि उसका मतलब क्वेश्चन और उसका टाइम कितना होगा। तो यहाँ टोटल टाइम है 90 मिनट, यहाँ पे दिया गया 90 मिनट है। 90 मिनट मतलब कि 90 मिनट कितना होता है 1.5 मतलब हावर, है ना। मतलब कि 1.5 घंटा का आपको पास टाइम मिलेगा। 1.5 घंटा में जो है आपके पास ये कितना क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। 1.5 घंटा मतलब कि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना पड़ेगा। बेसिकली टाइम मिनट से 10 मिनट, मतलब कि अगर हम 1 मिनट में एक क्वेश्चन करते हैं ना तो 10, तो बेसिकली 90 मिनट में 90 क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। ठीक, तो बेसिकली जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चन देते हो ना तो यहाँ पे बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि जीके हो गया, जीके जीएस जनरल अवेयरनेस और साइंस, मैथमेटिक्स के कुछ पार्ट्स आते हैं, एप्टीट्यूड के भी कुछ पार्ट्स आते हैं। तो जीके जीएस साइंस ये सब क्वेश्चन करने में ना ये क्वेश्चन तुरंत हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन थोड़ा करने में टाइम लग जाएगा, मतलब उतना भी टफ नहीं आता, लेकिन चलो ठीक ठाक आता है। अगर आप मैथमेटिक्स में घुसोगे तो वहाँ पे थोड़ा आपका दिमाग हिला देगा। तो कहीं न कहीं आप कम आधा घंटा में भी पेपर कर सकते हो, या तो 50 घंटा में भी पेपर कर लोगे अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से किया है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो अगर आपके पास 2 घंटा भी दे दिया जाए ना दोस्त, तो आप नहीं कर पाओगे। ये रियलिटी है। तो अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया तो आपके लिए ये टाइम इनफ टाइम है। अब सिलेबस की बात कर लें। देखो सिलेबस की बात कर लें तो देखो पर्सनल एबिलिटी से 70 क्वेश्चन आएँगे, 70 क्वेश्चन आएँगे और 70 मार्क्स के आएँगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन आएँगे
10 नंबर के आएंगे। उसके बाद जनरल अर्थमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे, ये 10 नंबर के आएंगे। उसके बाद जनरल साइंस का 10 क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर का आएगा, ठीक है। टोटल आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और 100 मार्क मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मतलब एक नंबर के लिए आप एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। करने का मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि गलत आंसर का जवाब कभी मत देना, ठीक है। अगर आप नहीं भी जान रहे हो ना, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि तुक्का मार देना। गलत आंसर का जवाब कभी मत देना, क्योंकि वहाँ पे आपका सही आंसर में से नंबर कट जाएगा। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ कि ईच रॉन्ग आंसर at 1/3 ऑफ मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन। मतलब कि एक 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने कोई 5 क्वेश्चन अच्छा कर दिया, मतलब सही सही कर दिया, आपने 2 क्वेश्चन खराब कर दिया, तो इसमें कितना होगा, मतलब कि 1/3 मतलब 1/6 मार्क्स 5 मार्क्स से काट लिया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली उसका रिडक्शन होते जाएगा। अब देखो, जब आप यहाँ पे सारी चीज़ें एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ बेस ऑफ परफॉर्मेंस कैंडिडेट्स इन द सीबीटी एग्जामिनेशन इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेन लिस्ट 1:1, नो स्टैंड बाय इट। कहने का मतलब है कि जब आप सीबीटी एग्जाम क्लियर कर लेते हो ना, तो आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है, मतलब कि 1:1 के हिसाब से, मतलब कि अगर एक पोस्ट है ना, तो एक ही लड़का को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ज़्यादा नहीं। समझ रहे हो ना, एक अगर लड़का है, अगर एक वैकेंसी है, तो एक ही लड़का या लड़की को एग्जाम के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया बुलाया जाएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्लियर हो जाते हो, तो मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल टेस्ट के बाद आपका जो है मेरिट लिस्ट जारी होगा, उसके बाद आप सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, बेसिकली ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगते हैं। अगर आप 2019 में या 2020 में डॉक्यूमेंट्स जैसे कास्ट, डोमिसाइल और होते हैं ना, इनकम का सर्टिफिकेट, तो आपने 2020 में 19 में बनवाया है, तो वो मान्य नहीं हुआ। और बेसिकली अगर आपने स्टेट वाला बनाया हो, या तो आपने ब्लॉक का हिसाब से बनवाया हो अपना ये सर्टिफिकेट, तो वो भी मान्य नहीं हुआ, बल्कि सेंट्रल लेवल का यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। तो आप सेंटर लेवल का डॉक्यूमेंट्स अभी ही अप्लाई कर दो, उसके बाद जो है उस समय जब तक एग्जाम क्लियर होगा, तब तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे अवेलेबल। अब ये क्या अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो आपको अप्लाई करने के लिए ना आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। अब हाँ, अप्लाई कैसे करना वो भी मैं बताऊंगा, कि आप देख लेना सारे जोन, ये जो है ना रेलवे का जोन वाइज डिवाइड किया गया है, तो किस जोन में कितना वैकेंसी है, किस जोन में कितना वैकेंसी नहीं है, ये सारी चीज़ें देख करके आप जोन जोन सेलेक्ट करना। और बेसिकली जैसे कि अगर किसी पर्सनल जोन में जा अप्लाई करना चाहते हो, तो ऐसे लिखना आरआरबी। जैसे कि आप पटना के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आरआरबी पटना, PATNA, आरआरबी पटना सेलेक्ट करोगे ना, rrbpatna.com, तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। आरआरबी उसको दे करके उसके बाद उस सिटी का नाम डालना जहाँ पे ये जोन में सीट है, तो वहाँ पे उसका उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे, और आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट। फिर बाद नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लेना, उसके बाद अप्लाई कर देना, ठीक है। यही सारी चीज़ें दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे इतना सारा जोन दिया हुआ है, ये जो है ना इतना सारा जोन दिया हुआ है, तो इतना सारा जोन जो दिया हुआ है ना, उसका ऑफिशियल लिंक दिया हुआ है। लिंक यहाँ पे नहीं है, बल्कि आपको टाइप करना पड़ेगा, यहाँ गूगल सर्च में टाइप करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जैसे कि मेडिकल मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन, तो कहीं ना कहीं अगर आप कुछ फॉर्म फिल करने में कुछ गलती कर दिए हो, तो आपको, जैसे कि आपने अपना नाम में गलती कर दिया, अपने पेरेंट्स के नाम में, या तो अपने एड्रेस में, या तो कास्ट में कुछ ऐसा गलती कर दिया है ना, तो उसे सुधारने के लिए आपको एक्स्ट्रा 250 रुपया देना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप जनरल ओबीसी से हो, तो 500 रुपये तो पेमेंट कर रहे हो, लेकिन अगर आप गलती कर दिए फॉर्म फिल करते समय, फिर बाद में सुधारना चाह रहे हो, तो 250 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आप सुधार सकते हो, ठीक है। और देखो, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही लाकर जमा करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी 1 साल की मेहनत जो आपने परिश्रम करके फॉर्म फिल करा, फिर उसके बाद एग्जाम दिया, तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी एक आपके प्रॉब्लम की वजह से। तो बेसिकली जैसे कि अ, हर चीज़ आप सही से करने की कोशिश करो, तो कहीं ना कहीं 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि कैसे कैसे प्रोसेस होगा, कैसे कैसे सिलेक्शन होगा। तो सीबीटी पहले तो होगा,
फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें दिया होगा कि यहाँ पोस्ट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। जैसे कि अगर हम फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें ना, तो यहाँ लिखा हुआ बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी टू देखो, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है पैरामेडिकल्स में, वो भी बीपीटी से, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अगर हम रेडियोग्राफर की बात करें, एक्सरे टेक्नीशियन का, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 10+2 विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी। तो इन सारे पर्टिकुलर डिसिप्लिन में अगर जाने के लिए ना, पर्टिकुलर आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप एक बार इससे गो थ्रू जाकर करना, एक बार अच्छे से पढ़ना। उसके बाद अगर आप इस के अंदर अगर आप इस जितने भी पोस्ट निकले हैं, अगर इसमें भी अगर एक में भी आपके प्रोफाइल मैच करता है, तो आप इसमें अप्लाई कर दो, क्योंकि इस तरह की वैकेंसी कम ही आती है। अगर आप इसमें एक बार सिलेक्ट हो जाते हो ना, तो पैसे की बारिश होती है भाई, पैसे की बारिश होती है ना। अगर बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलता है, और उसमें परिवार भी खुशहाल हो जाता है। हर लोग, सारे लोग बेसिकली बिहार में सारे लोग मतलब आपको अच्छे नज़रों से देखने लगते हैं कि हाँ चलो भाई, किसी घर में सरकारी नौकरी है, तो रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। ये कहने का मतलब है। आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आप सोच रहे हो कि मैं फॉर्म फिल करूंगा तो फॉर्म क्या होगा नहीं होगा, ये चीज़ें करूंगा तो अप्लाई होगा नहीं होगा, तो कोई भी आपके पास डाउट है ना, तो आप हमें कमेंट डायरेक्ट करो। आप कमेंट करोगे तो मैं डायरेक्ट तुरंत ही रिप्लाई कर दूंगा, या तो कभी बिजी होऊंगा तो कुछ देर बाद रिप्लाई करूंगा, लेकिन आपके डाउट हमेशा क्लियर करूंगा, ठीक है। आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।